नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग के यहाँ पर एमएस बनवाल की किताब एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 ट्रिपल क्लास, जो कि आपका ये वन लाइनर है। ठीक है। और इस किताब से हम लोग इंडियन पॉलिटी भारतीय राजव्यवस्था पढ़ेंगे। तो आज हम आपका चैप्टर नंबर 19 पढ़ेंगे, जो कि आपका होगा उच्चतम उच्च न्यायालय हाई कोर्ट से, जो भी आपका वन लाइनर है या फिर आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका चैप्टर नंबर 19 उच्च न्यायालय, ठीक है, जो कि आपका भारतीय राजव्यवस्था इंडियन पॉलिटी का चैप्टर नंबर 19। ठीक है। देखिए आपके सामने आ गया उच्च न्यायालय हाईकोर्ट। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है अंडमान, पहला लाइन है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं? तो आपका कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं? तो कलकत्ता उच्च न्यायालय के। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते अलाउंसेस किस निधि से दिया जाता है? तो आपके जो राज्य के संचित निधि से दिए जाते हैं। उच्चतम न्यायालय के निर्णय से पूर्व किस उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी इलीगल है? तो आपका ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ये बात कही थी। सॉरी। न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, तो न्यायाधीशों की हटाने की प्रक्रिया में 3 सदस्यीय समिति। तो आपका पहला है भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या उच्चतम न्यायालय का कोई अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होना चाहिए। सेकंड आपका उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। आपका थर्ड एक प्रख्यात विधिवेत्ता होना चाहिए। ठीक है। तो तभी आपका न्यायाधीशों के हटाने की प्रक्रिया में ये 3 सदस्य होने चाहिए। ठीक है। तो नेक्स्ट आपका एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? तो आपका राष्ट्रपति को देता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो आपका 62 वर्ष है। ठीक है। तो जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व का निर्वहन हेतु रिट जारी करता है, तो उससे उस लेख को क्या कहते हैं? तो परमादेश मैंडेमस कहते हैं। ठीक है। तो जब वो सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु रिट जारी करता है, तो उसे मैंडेमस परमादेश कहते हैं। ठीक है। भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? तो आपके 25 है। ठीक है। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में वैधानिक अधिकार लीगल राइट्स है, जिसकी रक्षा के लिए उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है। तो संपत्ति का अधिकार वर्तमान में वैधानिक अधिकार है, लीगल राइट्स है, जिसकी रक्षा के लिए उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है। ठीक है। राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कौन सा अधिकार नहीं है आता है? तो राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कौन नहीं आता? तो आपका कौन सा अधिकार? तो परामर्श संबंधी अधिकार, परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार नहीं आता है। ठीक है। अधीनस्थ न्यायालय, तो अधीनस्थ न्यायालय सबऑर्डिनेट कोर्ट की कार्य पद्धति का परीक्षण कौन सा याचिका करती है? तो उत्प्रेषण सर्टियोरियरी करती है। तो अधीनस्थ न्यायालय सबऑर्डिनेट कोर्ट की कार्य पद्धति का परीक्षण कौन सी याचिका करती है? तो आपका उत्प्रेषण सर्टियोरियरी करती है। मूल अधिकारों का संरक्षण, तो मूल अधिकारों का संरक्षण उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आता है। ठीक है। भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश डिस्ट्रिक्ट जज के अंतर्गत कौन सम्मिलित नहीं होता? तो आपका अधिकरण अधिकरण न्यायाधीश ट्रिब्यूनल जज आपका नहीं होता। ठीक है। तो भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश डिस्ट्रिक्ट जज के अंतर्गत कौन सी सम्मिलित नहीं होता? तो आपका अधिकरण न्यायाधीश ट्रिब्यूनल जज नहीं होता। ठीक है। उच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद, तो आपका उच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद जो है इसको पढ़ते हैं। ठीक है। तो इधर आपका दिया आर्टिकल 214। ठीक है। तो राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था की जाएगी। तो राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था अनुच्छेद 215 में कहा गया है, उच्च न्यायालय अभिलेख के न्यायालय के रूप में कार्य करता है। आर्टिकल 216 में उच्च न्यायालय का गठन होना चाहिए। अनुच्छेद 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद के लिए नियुक्ति तथा आता है। आर्टिकल 218 में उच्च न्यायालय में उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ प्रावधानों का लागू होना। आर्टिकल 219 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ ग्रहण। आर्टिकल 220 में अस्थायी न्यायाधीश बहाल होने के बाद प्रैक्टिस पर प्रतिबंध। आर्टिकल 221 तो न्यायाधीशों के वेतन भत्ते इत्यादि। आर्टिकल 222 तो किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण ट्रांसफर। आर्टिकल 223 तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। और आर्टिकल 224 अतिरिक्त एवं कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति होनी चाहिए। ठीक है। आर्टिकल 224 है तो उच्च न्यायालयों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। ठीक है। आर्टिकल 225 उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार। आर्टिकल 226 तो कुछ रिट याचिकाएं जारी करने के उच्च न्यायालयों की शक्ति होनी चाहिए। आर्टिकल 226 से तो अनुच्छेद आर्टिकल 226 के अंतर्गत जो है आपका केंद्रीय अधिनियमों को संवैधानिक वैधता पर विचार नहीं किया जाना यह आपका गलत है। ठीक है। आपका ये हटा दिया गया। ठीक है। आर्टिकल 227
तो उच्च न्यायालय की सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्ति। आर्टिकल 228 उच्च न्यायालयों में कुछ मामलों का हस्तांतरण। आर्टिकल 228 ए तो राज्य अधिनियमों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्न के विस्तारण के लिए विशेष प्रस्ताव और विशेष प्रावधान, ये आपका निरस्त हो गया, आपका हटा दिया गया, ठीक है, इसको हटा दिया गया। आर्टिकल 229 तो पदाधिकारी तथा सेवक एवं उच्च न्यायालयों की व्यय, तो पदाधिकारी तथा सेवक एवं उच्च न्यायालयों की व्यय। आर्टिकल 229। आर्टिकल 230 तो उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार, ठीक है। और आर्टिकल 231 जो है दो या अधिक राज्यों के लिए एक साझे उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया जाना, ठीक है। तो ये आपका जो है ये आपका आर्टिकल दिया हुआ, ठीक है। तो राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था आर्टिकल 214 में दिया गया, ठीक है। उच्च न्यायालय अभिलेख के न्यायालय के रूप में 215 में। उच्च न्यायालय का गठन करना तो आर्टिकल 216 में। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए नियुक्ति तथा आहर्ताएं आर्टिकल 217 में। उच्च न्यायालय में उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ प्रावधानों का लागू होना आर्टिकल 218 में। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ ग्रहण आर्टिकल 219 में। अस्थायी न्यायाधीश बहाल होने के बाद प्रैक्टिस पर प्रतिबंध आर्टिकल 220 में। न्यायाधीशों के वेतन भत्ते आर्टिकल 221 में। किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में हस्तांतरण ट्रांसफर तो आर्टिकल 222 में। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति आर्टिकल 223 में। अतिरिक्त एवं कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति तो आपका जो आर्टिकल 224 में, ठीक है। 224 है तो आपका आर्टिकल 224 ए में क्या है, तो उच्च न्यायालयों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार आर्टिकल 225 में कहा गया, बताया गया इसके बारे में। आर्टिकल 226 में कुछ रिट याचिकाएं जारी करने की उच्च न्यायालयों की शक्ति। आर्टिकल 226 ए में अनुच्छेद आर्टिकल 226 के अंतर्गत केंद्रीय अधिनियमों की संवैधानिक वैधता पर विचार नहीं किया जाना, यह आपका निरस्त हटा दिया गया, ठीक है। आर्टिकल 227 तो उच्च न्यायालय की सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्ति। आर्टिकल 228 तो उच्च न्यायालयों में कुछ मामलों का हस्तांतरण। आर्टिकल 228 है तो राज्य अधिनियमों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों का विस्तारण के लिए विशेष प्रावधान, तो ये आपका निरस्त हो गया, हटा दिया गया, ठीक है। आर्टिकल 229 तो पदाधिकारी तथा सेवक एवं उच्च न्यायालयों के व्यय। आर्टिकल 230 तो उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार। आर्टिकल 231 तो दो या अधिक राज्यों के लिए एक साझे उच्च न्यायालय की स्थापना करना, ठीक है। तो आपका जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पेंशन भारत की संचित निधि कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया तो उच्च न्यायालय पीठ की अवस्थिति एवं क्षेत्राधिकार। तो कलकत्ता उच्च न्यायालय का स्थापना 1862 में और इसका राज्य क्षेत्रीय अधिकार आपका जो पश्चिम बंगाल अंडमान निकोबार द्वीप समूह और इसका मुख्य पीठ एवं खंडपीठ तो मुख्य पीठ आपका कोलकाता और आपका पोर्ट ब्लेयर में खंडपीठ है। मुंबई उच्च न्यायालय इसकी स्थापना 1862 में और इसका जो राज्य क्षेत्र अधिकार है महाराष्ट्र दादरा व नगर हवेली दमन एंड दीव गोवा है और इसका मुख्य पीठ मुंबई है और इसका खंडपीठ नागपुर पणजी एवं औरंगाबाद में खंडपीठ है। मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में और इसका जो राज्य क्षेत्र अधिकार है तमिलनाडु व पौंडीचेरी है और इसका मुख्य पीठ मद्रास में है। कर्नाटक उच्च न्यायालय की स्थापना 1884 में और इसका क्षेत्र कर्नाटक है और इसका मुख्य पीठ बेंगलुरु में है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय इसकी स्थापना 1866 में और इसका जो क्षेत्राधिकार उत्तर प्रदेश राज्य में है और इसका मुख्य पीठ इलाहाबाद और इसका लखनऊ में खंडपीठ है, ठीक है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय पटना उच्च न्यायालय तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में और इसका क्षेत्र बिहार क्षेत्र है, ठीक है। और पटना में इसका मुख्य पीठ है। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की स्थापना 1928 में और इसका जो इसका क्षेत्र अधिकार है जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख है और इसका जो श्रीनगर व जम्मू जो आपका है वो इसका खंडपीठ है, ठीक है, मुख्य पीठ है। और मध्य प्रदेश तो मध्य प्रदेश का स्थापना उच्च न्यायालय का 1936 में और इसका क्षेत्राधिकार मध्य प्रदेश राज्य में और इसका जो मुख्य पीठ जबलपुर में और इसका जो खंडपीठ इंदौर व ग्वालियर में खंडपीठ है। पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय की स्थापना 1947 में और इसका क्षेत्र जो है पंजाब हरियाणा तथा चंडीगढ़ में और इसका मुख्य पीठ चंडीगढ़ में है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय इसकी स्थापना 1948 में और इसके अंदर आपका असम आता है, ठीक है। अब बाकी आपका से हट गया, ठीक है, आपका ये हट गया, ठीक है, पहले था अब सिर्फ असम क्षेत्र आता है, ठीक है। और इसका जो मुख्य पीठ गुवाहाटी में, ठीक है, बाकी आपका ये खंडपीठ भी हट गया है, ठीक है, ये आपका नया बन गया अब, ठीक है, इसको हटा गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका उड़ीसा उच्च न्यायालय 1948 में बना था
और इसका क्षेत्राधिकार उड़ीसा राज्य है और इसका मुख्यपीठ कटक में। राजस्थान उच्च न्यायालय का स्थापना 1949 में, यह का राजस्थान क्षेत्र संभालता है, ठीक है। और इसका मुख्यपीठ जोधपुर में और इसका खंडपीठ जयपुर में है, ठीक है। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 1954 में और इसका क्षेत्राधिकार आंध्र प्रदेश राज्य में ही है और इसका जो है मुख्यपीठ अमरावती में। केरल उच्च न्यायालय की स्थापना 1958 में और इसका जो क्षेत्र है केरल व लक्षद्वीप है और एर्नाकुलम में इसका हाईकोर्ट मतलब कि मुख्यपीठ है। गुजरात उच्च न्यायालय की स्थापना 1960 में और गुजरात इसका क्षेत्राधिकार है और आपका अहमदाबाद में इसका जो मुख्यपीठ है। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 में और दिल्ली में इसका जो है क्षेत्राधिकार है और दिल्ली में ही इसका जो है मुख्यपीठ है। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 1967 में और हिमाचल प्रदेश इसका जो कि क्षेत्राधिकार है और शिमला इसका मुख्यपीठ है, ठीक है। सिक्किम उच्च न्यायालय की स्थापना 1975 में, सिक्किम इसका राज्य क्षेत्राधिकार है और गंगटोक में इसका मुख्यपीठ है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की स्थापना 2000 में और छत्तीसगढ़ इसका क्षेत्राधिकार है और बिलासपुर में इसका जो है मुख्यपीठ है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना 2000 में और उत्तराखंड आपका जो इसमें उत्तराखंड क्षेत्राधिकार है और नैनीताल में इसका जो है आपका मुख्यपीठ है। झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना 2000 में और झारखंड इसका क्षेत्राधिकार है और रांची में इसका मुख्यपीठ है। मेघालय उच्च न्यायालय की स्थापना 2013 में और मेघालय में इसका जो है मेघालय में इसका क्षेत्राधिकार है और शिलोंग इसकी जो है मुख्यपीठ है। मणिपुर उच्च न्यायालय की स्थापना 2013 में और मणिपुर इसका क्षेत्राधिकार है और इसका इम्फाल में मुख्यपीठ है। त्रिपुरा उच्च न्यायालय की स्थापना 2013 में और इसके त्रिपुरा में जो कि आपका क्षेत्र है और अगरतला में इसका मुख्यपीठ है। तेलंगाना का स्थापना हाईकोर्ट का 2018 में और तेलंगाना में इसका जो है आपका राज्य क्षेत्र अधिकार है और हैदराबाद में इसका मुख्यपीठ है, ठीक है। यहाँ पर कुछ दिया आपका, तो यहाँ पर विशेष करके कुछ दिया हुआ, तो 8 केंद्र शासित प्रदेश, तो 8 केंद्र शासित प्रदेश विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो 8 केंद्र शासित प्रदेश विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दिया आपका विशेष, तो 6 उच्च न्यायालय इलाहाबाद, मुंबई, गुवाहाटी मध्य प्रदेश, मद्रास व राजस्थान की एक अस्थायी खंडपीठ भी है, ठीक है। तो 6 उच्च न्यायालय इलाहाबाद, बॉम्बे, गुवाहाटी मध्य प्रदेश, मद्रास व राजस्थान की एक खंडपीठ भी है। केवल कर्नाटक उच्च न्यायालय मुख्यपीठ बेंगलुरु की 2 सर्किल खंडपीठ है, एक धारवाड़ में एक गुलबर्गा में, ठीक है। तो केवल कर्नाटक उच्च न्यायालय मुख्यपीठ बेंगलुरु की 2 सर्किल खंडपीठ है जो कि आपका धारवाड़ और गुलबर्गा में है, ठीक है। नेक्स्ट आपका निवारक निरोध प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने समय तक बंदी बनाकर रखा जा सकता है, तो आपका 3 माह तक रखा जाता है, ठीक है। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था, तो आपका वर्ष 1886 में हुआ था। न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू हो जाती है आपका प्रतिशत प्रोहिबिशन लागू हो जाती है। उच्च न्यायालय की अधीक्षण, तो उच्च न्यायालय के अधीक्षण शक्ति में सैन्य न्यायालय मिलिट्री कोर्ट शामिल नहीं है, ठीक है। उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश अन्ना चंडी थी तथा प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश लीलाट सेठ थी, ठीक है। तो हमारा चैप्टर नंबर 19 हो गया, कल हमारा चैप्टर नंबर 20 होगा, ठीक है, जो कि आपका केंद्र एवं राज्य संबंध सेंटर स्टेट रिलेशन से होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।